गुड आफ्टरनून। पल्लव, आदर्श। चलो शुरू करें। क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। हो गया था, समझ में आ गया था? कोई डाउट? क्लियर है? कंजम्पशन गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है? ठीक है। आज चलो एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रीशिएशन। ठीक है, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन, उसके बाद टेस्ट। ट्यूसडे को बीएसटी है अपने, और कभी रखेंगे। ठीक है, एक दो दिन का गैप रख के रखेंगे। ठीक है, हाँ तुम क्लास के बाद ले लेना नीचे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। कहीं सुने हो नाम? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डेप्रिसिएशन नाम सुने हो? डेप्रिसिएशन कहाँ सुने हो? अकाउंट्स। क्या होता है डेप्रिसिएशन? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसको अपने डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो क्या फॉल इन द वैल्यू, जैसे अगर हम लोग ये फर्नीचर है, ठीक है, मान लो इसका अभी का वैल्यू है 5,000 रुपए। ठीक है, एक टेबल एक बेंच का अभी का वैल्यू है 5,000 रुपए। इसमें मैं आग ही लगा दिया, फायर। ठीक है, उसके बाद उसका वैल्यू तो गिर जाएगा, बचेगा नहीं, लकड़ी जल जाएगा, कोयला बचेगा। ठीक है, तो क्या इसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे या क्या? क्यों? तुम तो अभी बोले फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, मैं भी वही किया। यूज करते रहेंगे तो उस वजह से जो, मतलब नॉर्मली जो नॉर्मल वेयर एंड टीयर के वजह से जो खराब होगा बेंच टेबल, उसको अपना डिप्रेशन, फॉल इन द वैल्यू ऑफ टाइम यूज एक्सीडेंट। वेरी गुड। फायर यूसेज, अच्छा, ड्यू टू फायर। वेदांत जो लिखे ड्यू टू फायर, क्या फायर लगा दें तो वो डेप्रिसिएशन कहलाएगा? अगर आगी लगा दिया जाए तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे। चलो ठीक है, तो तीन टर्म को हमको समझना है। ठीक है, एक है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दूसरा है नेट इन्वेस्टमेंट, और तीसरा है हमारा डेप्रिसिएशन। ठीक है, सबसे पहले आते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन तो समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट क्या है बताओ? तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट क्या है? कैसे इन्वेस्टमेंट कैसे करते हो तुम लोग? कोई चीज में पैसा लगाना। हाँ, क्या तो एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट के एग्जाम्पल जो जो तुम लोग करते हो। मनी यूज्ड इन स्कूल। विद्या, क्या स्कूल फीस का बात कर रहे हो क्या? स्कूल फीस थोड़ी इन्वेस्टमेंट है कोई। स्कूल फीस को इन्वेस्टमेंट बोलेंगे? अकाउंट्स में ये पढ़े हम लोग। कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर हम बिजनेस में कोई पैसा लगाए तो वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और जमीन खरीदे तो वो भी हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। तो जब तुम इन्वेस्टमेंट करते हो तो तुम्हारे पास क्या चीज इंक्रीज होता है और क्या डिक्रीज होता है? एसेट इंक्रीज होता है, कोई ना कोई प्रकार का एसेट तुम्हारा इंक्रीज होता है। ठीक है, वही है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये चैप्टर के बाद कहीं पे भी, एक सेकेंड होल्ड ऑन, तुम इंटरनेट का कोई
क्या हो गया? दो मिनट वेट करो। हाँ, चलो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, हो गया हो गया, ब्रेक हो गया तुम्हारा। इन्वेस्टमेंट, बताओ क्या होगा इन्वेस्टमेंट? ये चैप्टर के बाद कहीं पे भी अगर कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड आता है तो उसका मतलब है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट वाला वर्ड बहुत कम यूज किया गया है और कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड बहुत ज्यादा जगह में यूज्ड है। ठीक है, तो कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड को देख के कंफ्यूज मत होना। इकोनॉमिक्स में जो अकाउंट्स में जो इन्वेस्टमेंट है, इकोनॉमिक्स में वही कैपिटल फॉर्मेशन है। ठीक है, क्लियर है? चलो, कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। कैपिटल स्टॉक को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे इकोनॉमी में, तो उसको हम लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, एडिशन टू इन्वेंट्रीज ऑफ गुड्स। ये पॉइंट को मार्किंग करके रख देना बस। ठीक है, वो पॉइंट पे हम लोग लास्ट में आएंगे कि इन्वेंट्री कैसे हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, उसको वो पॉइंट को हम लोग बाद में आएंगे। बाकी चीज देखो, बिल्डिंग को अगर कंस्ट्रक्शन किए तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, मशीनरी खरीदे तो वो भी हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, क्लियर है? चलो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में पढ़ते हो ना, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन क्या आता है? नेट आता है। ग्रॉस एसेट माइनस डेप्रिसिएशन नेट एसेट आता है। किए हो अकाउंट्स में क्लास 11th में, कि कोई छोड़ दिया है क्लास 11th? डायरेक्ट नहीं आए हो तो करके आए हो ना क्लास 11th में। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली यहाँ पे भी, सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है? सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन का। जब हम ग्रॉस से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब डेप्रिसिएशन क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, जैसे कि चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर इन रीजन से अगर किसी एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन। ठीक है, क्या क्या रीजन है? नॉर्मल वेयर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है, फायर लग गया, आगी लग गया, तो क्या ये तीनों में कवर्ड हुआ? वो नहीं है। कवर है, फायर आगी लग गया, तो वो क्या डेप्रिसिएशन कहलाएगा? उसको हम लोग एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं तुम्हारे अकाउंट्स के अंदर में। ठीक है, अकाउंट्स के अंदर में एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। ठीक है, चलो, अब आ रहा होगा देखो। यस, चलो, कोई बात नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं पढ़े हैं हम लोग अभी तक।
खाली वही पढ़े हैं कि ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस करने से हमारा नेट आएगा, ठीक है। राहुल फिर से पढ़ाइए, फिर से क्या पढ़ाएं, यही तो पढ़े हैं हम लोग अभी तक। नेट इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, ग्रॉस से जब हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तब हमारा नेट इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। ये सब वर्ड सुने थे अकाउंट्स में, नहीं सुने थे, ठीक है। ये सब टर्म्स इकोनॉमिक्स में यूज होता है। इकोनॉमिक्स में कहीं पे भी डायरेक्टली तुमको डेप्रिसिएशन नहीं बोलेगा, ग्रॉस से नेट निकालना है, कहीं पे भी नहीं बोलेगा कि डेप्रिसिएशन कितने का हुआ, तुमको बताएगा कि करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इतना है या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इतना है। तो ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स हमारे इकोनॉमिक्स में यूज होता है। ये काम आएगा कब, नेशनल इनकम चैप्टर में। नेशनल इनकम बहुत बड़ा चैप्टर है तुम्हारा, ठीक है, और बहुत आसान है। ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा है, बहुत कंफ्यूजिंग है, ये है वो है, कुछ नहीं है। अगर ये सब बेस क्लियर है ना तो नेशनल इनकम चैप्टर देखना कितना फटाफट क्वेश्चंस कर पाएंगे हम लोग। सर वीडियो ब्लर है, थोड़ा इंटरनेट का इशू है वेदांत, आज इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है। ऐप में पूरा बढ़िया चलेगा, इंटरनेट का अभी फिलहाल जूम में क्लासेस के लिए थोड़ा सा इशू है। अगर किसी के यहाँ पे ज़्यादा इशू आ रहा है तो तुम ऐप से कर लेना, ऐप में आज ही रात को अपडेट हो जाएगा। क्या हुआ, ठीक है वेदांत। हाँ कहीं पे अगर इशू है तो अलग, चलो। अब डेप्रिसिएशन कौन कौन से रीजन से होता है, 3 रीजन से होता है। एक नॉर्मल वेयर एंड टियर, दूसरा पैसेज ऑफ टाइम और तीसरा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आसान है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन एक साथ करेंगे, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कहीं सुने हो टैक्स का नाम, सुने हो कहीं, कहां पे सुने हो, बहुत जगह सुने हो, क्या क्या टैक्स सुने हो बताओ तो थोड़ा नाम। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी और आईजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और वेल्थ टैक्स और बस वैट, VAT। एनआईटी तो अभी है, एनआईटी तो अभी पढ़ेंगे हम लोग। इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स नाम का तो कोई चीज नहीं है अदर, उसको कुछ अलग बोलते हैं हम लोग। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स तो लगता है लेकिन उसका नाम कुछ और है। सेल्स टैक्स, सोनू, सेल्स टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटी, वेरी गुड। परचेज टैक्स, परचेज टैक्स तो नहीं लगता है कहीं पे। और कौन क्या बोलेगा, जीएसटी तो हो गया। सर्विस टैक्स, चलो आ गया सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स और हो गया। इन्फिनिटी नाम का कोई चीज नहीं। और कोई टैक्स किसी को पता है, नहीं, ये इसमें से बता रहा हूं क्या क्या नहीं होता है। ये और ये एक ही चीज है, ठीक है, ये तो ठीक है, ये और ये तीनों कट गया है, अब सब मिलके क्या हो गया है, जीएसटी हो गया है, ठीक है, मतलब 5 ठो मिला के एक हो गया है, ठीक है। इनकम टैक्स तो चलो सही है, जीएसटी एक सही है, वेल्थ टैक्स इंडिया से हट चुका है, ठीक है, इंडिया में अब लागू नहीं होता है वेल्थ टैक्स। बचा क्या, इंपोर्ट ड्यूटी। 3 आइटम बचा टोटल यहाँ पे, एक हो गया इनकम टैक्स, दूसरा हो गया जीएसटी और तीसरा हो गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी। नहीं बोलते हैं इसको हम लोग, कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। कस्टम ड्यूटी मतलब इंपोर्ट पे भी लगता है, एक्सपोर्ट पे भी लगता है, कस्टम ड्यूटी, ठीक है। पहले लगता था 2017 से पहले लगता था सर्विस टैक्स, वैट, ठीक है। अब वो सब मिल माल के हो गया है
जीएसटी, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी नाम का एक और चीज लगता है मैन्युफैक्चरिंग पे, ठीक है, वो भी मैक्सिमम गुड्स पे अब जीएसटी हो गया है, लेकिन कुछ गुड्स जैसे कि टबैको प्रोडक्ट्स हो गया, लिकर हो गया, ये सब पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार का कुछ टैक्स है, ठीक है। अब ये टैक्स होता क्या है, टैक्स क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स एक ही चीज है आदित्य। हम लोग इंडिविजुअल इनकम टैक्स देते हैं, कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स देता है, बात बराबर है। बोलो टैक्स है क्या? गवर्नमेंट, तुम्हारे हिस्से का कुछ प्रॉफिट गवर्नमेंट ले जाता है, उसी को हम लोग टैक्स बोलते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट हमसे दो तरीके से टैक्स लेता है। क्या तुम कभी टैक्स दिए हो? गवर्नमेंट तुमसे लिया है पैसा, तुम दिए हो कभी टैक्स? कब दिए? क्या अभी तुम बोले अगर हम कोई इनकम करेंगे उसमें से गवर्नमेंट हमसे पैसा ले जाएगा तो उसको हम लोग टैक्स बोलेंगे। तुम तो कोई इनकम कर ही नहीं रहे हो, क्या तुम टैक्स दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? तुम कुछ नहीं दे रहे हो, तुम नहीं पता तुम कोई टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट को? अच्छा, टैक्स कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें टैक्स लगता है, लेकिन फिर तो अभी तो तुम बोले कि इनकम करेंगे तो टैक्स देंगे। हाँ, अब सुनो मेरा बात। हाँ, आप सब कोई सुनना, आदर्श, प्रतीक, संचिता। टैक्स दो प्रकार का होता है इंडिया में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ध्यान से सुनना। टैक्स दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो तुम्हारे इनकम पे लगता है, जैसे कि तुमको सैलरी मिला, उससे उस पर टैक्स लग गया। तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उस पर जो टैक्स लगेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जो कि डायरेक्टली तुमको अपने पॉकेट से पे करना पड़ता है। क्लियर है? तुमको अपने पॉकेट से डायरेक्टली अपने इनकम से वो टैक्स को पे करना पड़ता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, ठीक है, जो पैसा तुम कमाओगे जैसे फ्यूचर में जाके, ठीक है, मान लो कोई 10 लाख का पैकेज है, किसी का 20 लाख का पैकेज है, गवर्नमेंट को कुछ टैक्स दोगे नहीं दोगे? दोगे ना। जो इनकम हो रहा है तुम्हारा, उस इनकम पे जो टैक्स दोगे गवर्नमेंट को, वो होता है हमारा इनकम टैक्स, और उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स नाम का चीज एक और है, जैसे कि एग्जाम्पल है जीएसटी। जो तुम सामान खरीद रहे हो, अभी तो तुम कुछ पैसा कमा नहीं रहे हो, लेकिन जो तुम सामान खरीद रहे हो मार्केट से, हर सामान पे कुछ टैक्स लगता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है? जैसे मान लो तुम कपड़ा खरीदे या कुछ खाने का सामान खरीदे, तो उस पर कुछ टैक्स लग रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है वो हिस्सा पैसे का, तो वो पैसा तुम अपने पॉकेट से डायरेक्टली नहीं देते हो, ठीक है। तुम कभी सरकार को दियो पैसा डायरेक्टली? नहीं दियो। तुम लोग तो दुकानदार को दे देते हो, दुकानदार को ही तो पैसा दे। तो 50 रुपए का प्रोडक्ट खरीदे, उस पर टैक्स इंक्लूडेड है, तुम सरकार को टैक्स का हिस्सा देने जाते हो? नहीं जाते, तुम तो दुकानदार को दे देते हो पैसा, तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया। इनकम टैक्स लेकिन तुम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हो, ठीक है, तुम किसी और को नहीं देके डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हो इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो हम किसको देते हैं? दुकानदार को दे देते हैं, ठीक है। दुकानदार अब उसका क्या करेगा? वो जिससे सामान लाएगा उसको दे देगा, फिर वो क्या करेगा उस टैक्स का? गवर्नमेंट के पास कैसे जाएगा? डीलर कंपनी को देगा, कंपनी मैन्युफैक्चर कर रहा है, अब कंपनी के हाथ में आ गया ना पैसा, तो अब कंपनी क्या करेगा? वो पैसा गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है। अब बीच में और भी चीजें हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ कंपनी देता है जीएसटी, ठीक है, बिजनेसमैन भी जीएसटी देता है, ठीक है। जो डिफरेंस का जो वो प्रॉफिट कमा रहा है, जो मतलब मान लो 50 रुपए का सामान खरीदा, तुमको 100 में बेचा, ठीक है, वो 50 का खरीदा, तुमको 100 में बेचा, इस पे 5 रुपए का टैक्स था, इस पे 10 रुपए का टैक्स है। ये जिससे 50 में खरीदा था ये तो चला गया दुकानदार के पास, और ये जो कमाया इसमें 50 रुपए, इसका जो हिस्सा हो गया 5 का, ये देगा सरकार को। समझने का कोई नीड नहीं है इसको, समझोगे तो आज लगेगा सर क्या पढ़ा दिए, ठीक है। तो समझ जाओ इतना कि जो भी गुड्स एंड सर्विस तुम खरीदते हो उस पर कोई टैक्स लगता है, और वो टैक्स किसके पास जाता है?
दुकानदार के पास जाता है, दुकानदार फिर उसको क्या करता है, गवर्नमेंट को दे देता है। क्लियर है यहां तक? इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल है जीएसटी। ठीक है, चलो अब डायरेक्ट में आएगा ना, कंपनी जो टैक्स दे रहा है, कंपनी मतलब कौन सा टैक्स, कंपनी भी दो प्रकार का टैक्स देता है, एक इनकम टैक्स देता है, जीएसटी देता है। इनकम टैक्स जो देगा वो डायरेक्ट में आएगा, जो जीएसटी देगा वो इनडायरेक्ट में आएगा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग को कौन से टैक्स से मतलब है, इनडायरेक्ट टैक्स से। ठीक है, हमको डायरेक्ट टैक्स से कोई मतलब नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स बोलने से कौन सा टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया। ठीक है, क्लियर है? हमको यहां पे मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स से। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स तो समझ में आ गया, टर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो तो समझ में आ गया, जीएसटी जैसे अभी हम एग्जांपल लिए। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? सब्सिडी माइनस कर देंगे। कौन पढ़ाया तुमको, क्लास 7 से 8 में पढ़ लिए क्या, कि देख लिए अभी, देख ली? अभी क्या होता है सब्सिडी, सब्सिडी क्या होता है? और कोई एग्जांपल? ट्रांसफर इनकम तो ठीक है, लेकिन सब्सिडी का कोई एग्जांपल? सब्सिडी है ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन सब्सिडी नहीं है। संचिता, वेरी गुड। राहुल, एमएसपी थोड़ी सब्सिडी है कोई, वो तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो कोई सब्सिडी थोड़ी है। गवर्नमेंट जो डिस्काउंट देता है टैक्स में, टैक्स में कब डिस्काउंट दिया? ऑफर थोड़ी निकालते गवर्नमेंट 50% ऑफ फार्मर को जो मिलता है। नहीं राहुल, एमएसपी वो कोई सब्सिडी थोड़ी है। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर तुम कोई सामान खरीद बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो गवर्नमेंट उसमें गारंटी देता है कि मिनिमम वो इतने रुपए में तो तुमसे खरीद लेगा। वो थोड़ी कोई प्रकार का सब्सिडी हुआ। एलपीजी, अरमन, वेरी गुड। चलो, सब्सिडी क्या होता है, गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा देता है लोगों को। ठीक है, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत प्रकार का सब्सिडीज देता है। जैसे कि तुम लोग जो सब्सिडी जानते होगे वो है एलपीजी सब्सिडी, गैस सिलेंडर पे। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत प्रकार का सब्सिडी मिलता है। जैसे कि कोई अगर इको फ्रेंडली फैक्ट्री बनाया है, इको फ्रेंडली मतलब पॉल्यूशन जीरो करता है, जीरो पॉल्यूशन, तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देता है। ठीक है, जैसे कि अभी स्मॉल स्केल बिजनेस कोई सेटअप करना चाहता है, तो गवर्नमेंट उसमें 10 लाख का लोन लेने से 2 लाख का सब्सिडी दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारा गवर्नमेंट का स्कीम आता है जिसमें गवर्नमेंट क्या करता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सब्सिडी देता है। ठीक है, तो जो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट किया और जो सब्सिडी हमको दे दिया, उसको माइनस कर देने से जो डिफरेंस है वो है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? मतलब जो हमसे लिया माइनस जो हमको दे दिया, डिफरेंस का पैसा आ गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, टैक्स हमसे लिया गवर्नमेंट, के बदले में हमको क्या दे दिया, थोड़ा मोड़ा सब्सिडी दे दिया, जो डिफरेंस का पैसा हमसे रख लिया वो हो गया हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? चलो, इनडायरेक्ट टैक्स मार्किंग करना। इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू दोज टैक्स विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू दोज टैक्स, हेल्थ केयर सब्सिडी, सर गूगल में कल गूगल आदर्श कौन सा गूगल में क्या सब्सिडी मिल गया तुमको? कल गूगल में मारा था, अच्छा कल गूगल में सर्च किए थे तो टैक्स रिडक्शन का सब्सिडी आया था। अच्छा ठीक ठीक ठीक, चलो। सब्सिडी आर द इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फॉर्म्स एंड हाउस होल्ड। गवर्नमेंट क्या करता है, इकोनॉमिक बेनिफिट देता है सब्सिडी के नाम पे फॉर्म्स को और हाउस होल्ड को। जैसे नया कोई बिजनेस है, स्टार्टअप सुने, स्टार्टअप, स्टार्टअप वाले को गवर्नमेंट सब्सिडी देता है नहीं देता है? देता है गवर्नमेंट सब्सिडी, वही सब सब्सिडी में आता है। ठीक है, और ये ट्रांसफर पेमेंट सब्सिडी नहीं होता है। सब्सिडी इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, लेकिन सारा ट्रांसफर पेमेंट सब्सिडी नहीं होता। ठीक है, सबसेट पढ़े हो क्लास 11th में, सेट सबसेट चैप्टर पढ़े हो, मैथ्स कौन कौन लिए थे? ये क्या है,
यूनिवर्सल सेट, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आएगा, जो मैथ्स का स्टूडेंट नहीं है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना कि हम लोग मैथ्स नहीं लिए हैं तो कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके आदर्श, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हम तो मैथ्स के नहीं है, मैं ऐसे ही एज ए एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। मान लो इसको हम लोग बोलते हैं सेट, ठीक है। सेट बी का सारा कंपोनेंट ए में है या नहीं है, लेकिन सेट ए का सारा कंपोनेंट क्या बी में है, नहीं है। वैसे ही ये हमारा क्या है, ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। ये क्या है हमारा, सब्सिडी। सब्सिडी पूरा का पूरा ट्रांसफर पेमेंट है, लेकिन सारा ट्रांसफर पेमेंट सब्सिडी नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ट्रांसफर पेमेंट लिखा मतलब वो सब्सिडी होगा, ठीक है। क्लियर है, चलो। हाँ लॉटरी, मान लो लॉटरी बाहर लिखा हुआ है, अब लॉटरी भी ट्रांसफर पेमेंट है, तो ये ए जो है ये ट्रांसफर पेमेंट है, और बी सेट जो है सब्सिडी है। सब्सिडी इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है, लेकिन सारा ट्रांसफर पेमेंट सब्सिडी नहीं होता, ठीक है। क्लियर है, चलो। अब कुछ सोच रहे होंगे ये क्या पढ़ा दी है, चलो ठीक। क्लियर है सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा छोटा कॉन्सेप्ट हमारा, फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट किसको बोलेंगे, अच्छा, एक गुड्स को बनाने में जो खर्चा हुआ और मार्केट पे जो बिका, जिस प्राइस पे मार्केट में आया, जो प्राइस पे, कुछ डिफरेंस है उस बीच में, किस चीज का डिफरेंस है, प्रॉफिट नहीं है डिफरेंस। प्रॉफिट का जो तुम डिफरेंस बोल रहे हो, तुम अकाउंट्स के सेंस पे सोच रहे हो, अकाउंटिंग सेंस पे तुम्हारा थिंकिंग चल रहा है, इकोनॉमिक्स का क्लास है। अब इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में थिंकिंग प्रोसीजर पूरा चेंज्ड है, ठीक है। देखते हैं थिंकिंग प्रोसेस कैसे चेंज होता है, बता रहा हूं, ध्यान से सुनना सब कोई, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस, ठीक है, तब तुमको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। मान लो मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है। क्या बिजनेस करूंगा बताओ, और कोई, चाय ठेला, चलो पान ठेला खोलते हैं, पान ठेला, ठीक है। मेरा पान ठेला है, मैं दिन भर पान बनाता हूं। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। पान ठेला है, हम लोग पान बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं सुबह जाता हूं, सुबह 7 बजे दुकान खोलता हूं और रात को 10 बजे तक पान बना के बेचता हूं, ठीक है। मेरा काम ये है। अब अकाउंट्स में सेल्स हुआ मेरा, मान लो 10 लाख रुपए का पान बेचा साल भर में, माइनस परचेज, पान 10 लाख रुपए का क्या बड़ा बात है बेचना, हम खोलेंगे तो कुछ अच्छा ही करेंगे ना। परचेज 5 लाख, तो मेरा प्रॉफिट कितने का आ गया, 5 लाख का। तो मस्त बिजनेस है, 5 लाख का प्रॉफिट कमा रहा हूं पान बेच के, हमारे हिसाब से मस्त प्रॉफिट है एक साल में, हाँ एक साल में। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, हाँ अब सुनेंगे सब ध्यान से। अकाउंट्स के हिसाब से 5 लाख का प्रॉफिट तो हुआ, तुम्हारे हिसाब से मस्त बिजनेस है, करो सर बढ़िया है ना। अकाउंट्स अगर तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखोगे तो तुमको लगेगा कि अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है और करना चाहिए, इस बिजनेस को बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब मैं तुम्हारा थिंकिंग को चेंज करूंगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं, वही सेल्स हुआ 10 लाख का, माइनस परचेज, 5 लाख का परचेज हो गया,
तो मेरा प्रॉफिट कितने का आ गया? 5 लाख। अभी तक तो लग रहा है क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैं कौन था? मैं था सीए पान वाला, ठीक है, मैं पढ़ा लिखा पान वाला था। अब मैं सुबह 7 बजे से रात का 10 बजे तक काम करता था, मतलब कितने घंटे काम कर रहा हूं? 12 3 15 आवर्स, ठीक है, 15 आवर्स इतना मेहनत कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मेरा क्वालिफिकेशन को देखते हुए अगर मैं 15 घंटे कहीं और काम करूंगा, कोई फैक्ट्री में काम करूंगा, कोई बड़े रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम करूंगा, कोई बड़ा बिजनेस में काम करूंगा जाके, तो मुझे सैलरी मिलता 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए का पैकेज मिल रहा था मुझे, 20 लाख का पैकेज मिल रहा था मुझे, ठीक है। अब बताओ मेरे लिए बिजनेस प्रॉफिटेबल है या लॉस? कैसे माइंड चेंज हो गया अचानक से? अभी तक तो लग रहा था मस्त बिजनेस है सर, बढ़िया बिजनेस चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग में देख रहे थे कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स में वो काम नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स में यहां पे हमारे लिए क्या आ गया? अब कंपेयर करो, सैलरी 20 लाख, मतलब मैं नेट कितने का लॉस में हूं? 15 लाख का। तो मुझे बिजनेस करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मतलब इकोनॉमिक्स के हिसाब से मैं बिजनेस नहीं करूंगा, अकाउंट्स के हिसाब से तो मेरा बिजनेस मस्त चल रहा है, 5 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया दोनों के बीच में? चलो, अब इकोनॉमिक्स में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, चलो उसी एग्जांपल में कंटिन्यू करते हैं। अभी जो एग्जांपल लिए थे उसी में कंटिन्यू। अब मुझे बताओ मिनिमम मैं कितना रुपए कमाऊंगा तो मैं यहां पे काम करूंगा, मतलब पान ठेला खोलूंगा? मिनिमम 5 तो कमा रहा हूं मैं, 5 लाख तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है। मिनिमम मेरे को कितना रुपए चाहिए? इकोनॉमिक्स 20 लाख रुपए मेरे को मिनिमम चाहिए, क्योंकि मैं अगर सेम टाइम कहीं और पे काम करूंगा तो मुझे 20 लाख मिल रहा है। तो अगर मैं पान ठेला खोल के पान बेच रहा हूं तो मुझे यहां पे भी मिनिमम 20 लाख का प्रॉफिट तो चाहिए ही, ठीक है। तो ये जो 20 लाख का प्रॉफिट है ये मेरा क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगा, ठीक है। जो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं पान बना के, उस सर्विस का कॉस्ट में वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे लिए प्रॉफिटेबल कब होगा? अब मेरा कॉस्ट कितना हो गया उस बिजनेस को चलाने का? उस बिजनेस को चलाने का कॉस्ट कितना हो गया? 5 लाख का तो परचेज करना पड़ेगा। पान कहां से, घर में बना कैसे मैं बेचूंगा? सामान तो खरीदना पड़ेगा ना, पान बनाने के लिए जो सामान लगता है वो तो खरीदना पड़ेगा। तो 5 लाख का तो परचेज मुझे करना पड़ेगा, प्लस जो मुझे मिनिमम प्रॉफिट चाहिए 20 लाख का, तो टोटल कॉस्ट मेरा कितना आ गया? 25 लाख। अगर मेरा टोटल 25 लाख रुपए रिकवर होगा, मतलब सेल्स मेरा 25 लाख का मिनिमम होगा, तो मैं काम करूंगा, वरना काम नहीं। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो इकोनॉमिक्स में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें हमारा प्रॉफिट हिस्सा ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। जैसे कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोग लिए थे। 4 फैक्टर्स क्या क्या था? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड क्या देगा? लेबर, ठीक है। ये जो 3 है ये तो तुमको भी पता है, कॉस्ट में ऐड हो जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर निकालना है ये 3 तो ऐड होता है, अकाउंट्स में भी ऐड होता है, इकोनॉमिक्स में भी ऐड होता है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स में एक चौथा कंपोनेंट और ऐड होता है कॉस्ट में, जो कि है एंटरप्रेन्योर का शेयर, प्रॉफिट, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर में, ठीक है। तो यहां पे जैसे हमारा एग्जांपल है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट मतलब कौन सा कॉस्ट? फैक्टर कॉस्ट मतलब कौन सा कॉस्ट? सारा खर्चा मिला लिया फैक्ट्री तक कोई गुड्स को लाए। अब बताओ फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, मतलब एक सामान फैक्ट्री में है और वो मार्केट में बिकने आया, उस बीच में किस चीज का डिफरेंस है? नहीं हुआ ना समझ में? नहीं आया ना? चलो फिर से करेंगे। मान लो
कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या मैन्युफैक्चर करेंगे? बॉटल मैन्युफैक्चर, ठीक है, बॉटल हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, ये मेरा फैक्ट्री है और ये एक दुकान है, यहाँ पे हम लोग बॉटल बना लिए, ठीक है। तो बॉटल को बनाने का जो खर्चा है, टोटल बॉटल को कंप्लीट करने का खर्चा जो है वो हमारा क्या है? फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। लेकिन मार्केट प्राइस बॉटल का और फैक्टर कॉस्ट क्या सेम होगा? बनाने का खर्चा और बिक्री का प्राइस क्या सेम होगा? किसी चीज को बनाने का खर्चा और उसको बेचने का जो प्राइस है वो सेम होता है? कभी नहीं होता है। किस चीज का डिफरेंस रहता है उस बीच में? टैक्स का और प्रॉफिट का रहता है। अकाउंट्स के हिसाब से अगर जाएं तो प्रॉफिट का भी डिफरेंस रहता है, क्योंकि प्रॉफिट हम लोग कॉस्ट में ऐड नहीं किए, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग देखें तो इकोनॉमिक्स में हमारा सिर्फ टैक्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हटाओ यहां से, अब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। फैक्टर कॉस्ट क्या? फैक्टर कॉस्ट इज रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। जिसको भी डाउट है हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभी सॉल्व, तो हो जाएगा, ठीक है। मार्केट प्राइस, इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। मतलब एक है बनाने का खर्चा, दूसरा है बेचने का प्राइस, ठीक है। इट इंक्लूड्स द इनडायरेक्ट टैक्स एंड एक्सक्लूड्स द सब्सिडी। इसमें टैक्स इंक्लूड होता है और सब्सिडी एक्सक्लूड होता है, क्लियर है। चलो आओ एग्जाम्पल में आओ, क्वेश्चन में आओ, नीचे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। क्वेश्चन करते हैं फिर समझ में आएगा। इनडायरेक्ट टैक्स 0 है, सब्सिडी 100 है। ये रहा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। केस 1 में आओ, तुमको कैलकुलेट क्या करना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स दिया है 0, सब्सिडी दिया है 100। कैलकुलेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आदर्श, ठीक है। मोक्ष, हाँ बताओ, आंसर बताओ। आदर्श रिपीट करेंगे, ठीक है। पहले अपना क्वेश्चन कर लेते हैं, 3 तो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। वेरी गुड केशव, संचिता, यहाँ पे बताओ आंसर क्या कैलकुलेट करना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया है? 0 दिया है। सब्सिडी कितना दिया है? 100 दिया है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना आ गया? -100। ये लिख लो यहाँ पे, 0 माइनस 100 इक्वल टू माइनस, ठीक है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है 250, सब्सिडी दिया है 0। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? 250। 250 माइनस 0 इक्वल्स टू, तीसरा एग्जाम्पल, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है 200, सब्सिडी दिया है 120, ये होगा हमारा ET। 200 माइनस 1 इक्वल्स टू, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो कैलकुलेट करना आ गया, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा। वैसे ही ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस करो, नेट आता है, ठीक है। नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करो, ग्रॉस आता है, क्लियर है। मैं अकाउंट्स में भी कियो नहीं कियो अकाउंट्स में। चलो आखिरी कॉन्सेप्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है बताओ? सुने हो फॉरेन से कभी पैसा आते हुए देखे हो? एग्जाम्पल दिया ना, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। हाँ बोलो क्या होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? पढ़ेंगे नहीं, खाली डिस्कस करेंगे आज, बाकी का पढ़ाई हम लोग बाद कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। खाली बताओ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट को छोड़ दो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बताओ। दूसरे कंट्री से जो पैसा आता है, कब आता है पैसा? कभी आया तुम्हारे पास? अच्छा, तो किसके पास आता है फिर? तो वो तो इनकम, वो तो ट्रांसफर है।
अच्छा, यहाँ पे कुछ जैसे अभी कोविड हो गया तो अभी जैसे बहुत सारे कंट्री वाले डोनेशन दे रहे हैं, है ना, इंडिया को, कोई पीपी किट सप्लाई कर रहा है, कोई ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई पैसा दे रहा है, कोई क्या कर रहा है। चलो ये तो है, ठीक है। और इनकम फ्रॉम अब्रॉड किसको बोलेंगे? एक्सपोर्ट अगर करते हैं गवर्नमेंट के पास आता है। एक्सपोर्ट करने से सिर्फ गवर्नमेंट के पास जरूरी नहीं है, बिजनेसमैन के पास भी आता है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास, हाँ गवर्नमेंट के पास तो आएगा ही। इंडियन रेसिडेंट वर्किंग अब्रॉड फॉर लेस देन 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर हुआ तो नहीं होगा। मोक्ष, तुम कंफ्यूज हो गए हो कॉन्सेप्ट में। वो था सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के लिए। 1 ईयर वाला जो रूल था वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के लिए था सिर्फ। कौन घपला करके भाग गया? विजय माल्या तो चला गया ना, पैसा आया कहाँ? वहां का कोई घपला करके यहाँ आ गया तो क्या पॉकेट में पैसा लेके आया है वो? फिर हमारा इन कंट्री का इनकम कैसे हुआ? वो तो घपला किया, वहां नुकसान किया, उसको देना पड़ता, वो दिया नहीं, भागाया। हमारा क्या फायदा हुआ इसमें? किसी का फायदा नुकसान नहीं हुआ, जो उसी का नुकसान हुआ और जिस बैंक का पैसा खाया उसका नुकसान हुआ, बस। क्या फायदा हुआ? खा गया पैसा, खत्म कर दिया। बोलो। अगर मैं कोई एक्सपोर्ट, अब ध्यान से सुनना, ठीक है, तुम्हारा बोलने का टाइम खत्म, अब मैं बोलता हूं। अब मान लो मैं कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का बिजनेस करता हूं, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करता हूं, मैं सामान बाहर बेचूंगा, बाहर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करूंगा, कुछ कमाऊंगा या नहीं कमाऊंगा? कमाऊंगा ऑब्वियसली। तो वो पैसा मेरे लिए क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अगर मैं कुछ इंपोर्ट कर रहा हूँ, कुछ सामान मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, मतलब सामने वाले को पैसा दे रहा हूँ, सामने वाला मेरे से कमाएगा या नहीं कमाएगा? मेरे को कोई सामान बेचेगा तो पैसा कमाएगा, तो वो क्या है मेरे लिए? टू अब्रॉड, मैं पैसा दे रहा हूं उनको, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। एक केस में मैं पैसा ले रहा हूं, मेरा इनकम हो रहा है, एक केस में दूसरे कंट्री का इनकम हो रहा है, मैं पैसा दे रहा हूं। एक हो गया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दूसरा हो गया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्लियर है? अब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट अगर किसी और कंट्री से कोई प्रकार का पैसा कमाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मान लो मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, मैं क्या किया, यूएसए में एक ठो और घर खरीद लिया। यूएसए में प्रेसिडेंट का घर है, उसके बगल वाला घर मेरा है, ठीक है, मैं वो खरीद लिया, ठीक है। अब मैं वहाँ जाके तो रहूँगा नहीं, मेरे को तो यहाँ रहना है, तुम लोग को पढ़ाना है, तो मैं यहाँ हूँ, ठीक है। तो वो घर खाली पड़ा था तो मैं सोचा भाड़ा में लगा देते हैं। अब उसको मैं क्या किया, भाड़ा में लगा दिया, ठीक है। तो वो भाड़ा पैसा किसके पास आएगा? मेरे पास आएगा, ठीक है। मैं तो कुछ काम नहीं किया, मैं रेसिडेंट कहाँ का हूँ? इंडिया का हूँ, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट हूँ, इंडिया में रहता हूँ, इंडिया में कमाता हूँ, इंडिया में खाता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा इनकम कहाँ से आ रहा है? कुछ इनकम कहाँ से आ रहा है? यूएसए से आ रहा है, तो वो मेरे लिए क्या होगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब दूसरा केस, मैं इंडिया में हूं, ठीक है, मैं तुम लोग को यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये जो बिल्डिंग है ना, इसका मालिक जो है वो है दुबई में एक आदमी है जो कि बुर्ज खलीफा में रहता है और वो उसका मालिक है, ठीक है, वो इसका मालिक है। तो मेरे को इसका रेंट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, ऑब्वियस सा बात है। तो मैं उसको जो पैसा दूंगा वो क्या हो जाएगा? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। ये तो हम एग्जांपल लिए रेंट का सिर्फ, ऐसे ही सैलरी वेजेस का हो सकता है, ऐसे ही इंटरेस्ट का हो सकता है। इंटरेस्ट मतलब बाहर के कोई मेरा फ्रेंड था यूएसए में, मैं उससे पैसा लेके आया लोन लेके, ठीक है, मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा। वैसे ही मेरा कोई फ्रेंड बाहर है, मैं उसको पैसा दिया तो मैं उससे इंटरेस्ट लूंगा, तो वही हो गया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इस प्रकार का केस हो सकता है, मतलब नॉर्मल रेसिडेंट जब बाहर कंट्री से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब इंडिया को छोड़ के बाहर से कोई भी प्रकार का पैसा लेना या देना करता है तो उसको आ जाता है हमारा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फिर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड।
क्लियर है? तो इसके बाद वाला डेफिनेशन भी हमारा कवर हो गया। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज द फैक्टर इनकम पेड टू द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है, दूसरे कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट को जो हम पैसा दे रहे हैं वो आ गया। इंडिया का माल बाहर सेल करके पैसा जो आता है वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वेरी गुड प्रेरणा। क्लियर है? टॉपिक क्लियर है? क्या है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड? अब देखो, अब नेशनल इनकम चैप्टर में ये तो हमारा, अभी हम लोग इसको करेंगे और ठीक है, इसका भी डाउट है चिंता मत करना, हम लोग और बहुत सारा चीज अभी इसमें करने वाले हैं, मतलब आज तो नहीं, आज का टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो हम इतना सारा टर्म्स पढ़े, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया, नेट इनकम टू अब्रॉड हो गया, फिर और क्या पढ़े हम लोग? इनडायरेक्ट टैक्स पढ़े, नेट इनडायरेक्ट टैक्स पढ़े, सब्सिडी पढ़े, उसके भी पहले कुछ पढ़े थे। क्या पढ़े थे उसके पहले? ग्रॉस, ये तो हो गया। उसके पहले हम लोग पढ़े कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट। अब जब नेशनल इनकम चैप्टर को तुम खोल के देखोगे तो तुमको एक भी नया टर्म्स नहीं मिलेगा। कितना टर्म्स नेशनल इनकम चैप्टर में यूज हुआ है पूरा, चैप्टर नंबर 3 में और चैप्टर नंबर नहीं है वो, अच्छा जिसके पास बुक है उसमें, हैंडआउट में नहीं है वो, चैप्टर नंबर 3 में और चैप्टर नंबर 4 में जितना भी टर्म्स यूज हुआ है पूरे के पूरे चैप्टर में, अब सभी टर्म्स का मतलब तुमको पता है। ठीक है, A to Z टर्म्स का मतलब तुमको समझ में आ गया है। अब सिर्फ हमको क्या करना है, मोनालिसा सर प्लीज रिपीट अगेन। क्या कोई वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? बहुत जन बोल रहे हैं इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है आज। क्या रहे, चलो ठीक है, मोनालिसा एक बार रिपीट कर देते हैं, और जो एक और कोई रिपीट करने बोला था, आदर्श, मैं तुम्हारा वाला पॉइंट को नेक्स्ट क्लास में रिपीट करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो पॉइंट को फिर से डिस्कस करेंगे। प्रेरणा, प्रेरणा का तो हो गया। मोनालिसा मैं अभी रिपीट करता हूं तुम जो बोले। कंफ्यूजन हो रहा है मोनालिसा, कंफ्यूजन का कोई बात नहीं है। एक्चुअली देखो क्या है, आज हम लोग बहुत सारा टर्म्स पढ़ लिए एक ही क्लास के अंदर में, कम से कम भी 10 तो टर्म्स हम लोग पढ़े एक क्लास के अंदर में, इसीलिए तुमको लग रहा है कि कंफ्यूज हो गए बोल के। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका रिवीजन करने वाले हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो तब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम एक दिन में जो इतना सारा टर्म्स को आज पढ़ लिए, इसी वजह से शायद तुमको लग रहा है कि तुम कंफ्यूज हो गए हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास में क्या करके आना है, होमवर्क। हाँ होमवर्क, होमवर्क तो अभी मिलना चालू नहीं हुआ है तुम लोग को। होमवर्क तो नेशनल इनकम चैप्टर आने से डेली कितना होमवर्क मिलेगा जो जिसका कोई वो नहीं है, कॉपी भरने लगेगा। अब नेशनल इनकम चैप्टर में हमको 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, 200 क्वेश्चन। ठीक है, हाँ 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा पूरा चैप्टर से, पूरा चैप्टर से, थ्योरी 18-20 मार्क का, थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के 18-20 मार्क का क्वेश्चन आएगा उस चैप्टर से। ठीक है, तो इसीलिए वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चलो आराम से हो जाएगा, अगर जो सिस्टम बताऊंगा, जो सीक्वेंस बताऊंगा, उसी सीक्वेंस में करोगे तो 100% क्वेश्चन राइट होगा। हर सबका 100% सारा क्वेश्चन राइट होगा, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। सीक्वेंस है, अब वो सीक्वेंस को समझना है। जैसे अभी टर्म्स का मतलब समझ गए, अभी वो सीक्वेंस हम नेक्स्ट जब हम नेशनल इनकम शुरू करेंगे, क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन से शुरू करेंगे। जैसे अभी जैसे छोटा क्वेश्चन किए, कौन सा क्वेश्चन किए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ऐसे पहला क्लास खेलेंगे खाली छोटा छोटा क्वेश्चन करके। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे एक साथ 2 कॉन्सेप्ट, फिर एक साथ 3 कॉन्सेप्ट, फिर एक साथ 4 कॉन्सेप्ट, ऐसे ऐड हो के बढ़ते जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्लास क्या करके आना है, ये चैप्टर का टेस्ट नेक्स्ट वीक में होगा, प्रेरणा। ठीक है, आज के लिए होमवर्क है,
सभी टर्म्स को जितना भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़े, सुन तो लो, सुने नहीं हो तुम, जितना भी टर्म्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़े, आज नहीं, जितना भी टर्म्स इस चैप्टर में पढ़े, मतलब लास्ट 3 क्लासेस में जितना भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, उसको, हाँ, इस चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है, उसको रिवाइज करके आना है। अब रिवाइज से ये समझ में आता है लो बच्चों को कि क्लास जाएंगे सब तो बोलते रहेंगे, सुन सुन के बोल देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में रिवीजन, नेक्स्ट क्लास में पर्टिकुलरली हर एक को अलग अलग चीज पूछा जाएगा और उसी को वो आंसर देना है, कोई और उसका आंसर दे नहीं सकता, ठीक है। ऑनलाइन वाले नहीं बचेंगे, कैसे बच जाएंगे, कैसे? अब देखो उसका सॉल्यूशन है, मैं उनके घर में कैमरा लगाऊं, क्या करूं बताओ, कोई ऑप्शन है? लेकिन ऐसे नहीं है, सब सब अच्छे बच्चे हैं, सब बिना पढ़ के आएंगे। संचिता नहीं, इंडियन हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो का चैप्टर नंबर 1 to 6 होने के बाद, मैक्रो का जब हम चैप्टर 1 to 6 कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम लोग इंडियन पढ़ेंगे। और जिस बच्चों का प्रॉब्लम है, मैं समझ गया तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, कोई कोई स्कूल में इंडियन इकोनॉमिक्स शुरू कर दिए, ठीक है, किसी के एक स्कूल में कोई सा किए हैं, कौन सा, संस्कार में ना, ठीक है। तो अगर कोई टेस्ट होगा या फिर कोई स्कूल का एग्जाम होगा इंडियन इकोनॉमिक्स का, तो मेरे पास इंडियन इकोनॉमिक्स का सारा चैप्टर रिकॉर्डेड रखा हुआ है, मैं उनको वो वीडियो दे दूंगा ताकि वो लोग एग्जाम में पढ़ के कर सके, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो ठीक है, तो बता देना अगर किसी का कोई टेस्ट है, कोई एग्जाम है या कुछ है इंडियन इकोनॉमिक्स का, तो हम लोग वो वीडियो से उनका कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स यहाँ पे शुरू करेंगे आफ्टर 6 चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 to 6 करने के बाद, ठीक है। चलो अभी क्लास है हुआ ना, चलो बाय बाय। कोई डाउट है तो बताओ फटाफट। हाँ नीचे चलो, मैं दे रहा हूँ। हाँ इंडियन इकोनॉमिक्स का भी बुक ऑन द प्रोसेस है, मिलेगा। आदित्य, और आदित्य नहीं, कौन पूछा, संचिता, ठीक है, चलो।